हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे पहुंचे थे। बहुत सारे जानने वाले लोग हमारे पहुंचे हुए थे। हिंदुस्तान में जो परेशानी चल रही है, जो गौ रक्षा के नाम पर लोगों को मारने पीटने और आतंक फैलाने की बात चल रही है, उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग सड़क पे उतरे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। अच्छी बात है, होना चाहिए, गलत चीज़ का विरोध होना चाहिए। लेकिन एक बात बस मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में देखिए, परेशानी हर ज़माने में रही है और परेशानी का सॉल्यूशन भी निकलता रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उस परेशानी का सॉल्यूशन किस तरीके का खोजते हैं। किसी भी समस्या का समाधान ज़रूर होता है इस दुनिया में। दुनिया में किसी भी तरह का समस्या है, उसका सॉल्यूशन है। बस उस सॉल्यूशन को पाने का अलग अलग तरीका होता है और उस सॉल्यूशन को कितने लंबे समय के लिए रखा जा सकता है, इसकी सोच बनानी होती है। तो जैसा कि मैंने लिखा है ना टॉपिक पे कि मोहब्बत के दंगे परिवार के साथ किसी भी समस्या का समाधान, सॉल्यूशन परमानेंट कैसे निकलेगा। मैं वो बात नहीं कह रहा जो आपको पिछले 60, 70, 100 साल से कोई राजनेता या नेता या कोई दल कहता आता है कि भाई मेरे पार्टी को सपोर्ट कीजिए, मेरे नेता को सपोर्ट कीजिए, मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कीजिए तो आपकी समस्या का समाधान निकाल देंगे। नहीं, सबसे पहले बात तो एमकेडी जो परिवार है, ये एक परिवार है, एक सोच है। नमस्कार आशीष भाई। ये एक सोच है और सोच किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी, किसी नेता के तय काम नहीं करता है, उसके अधीन काम नहीं करता है। एक सोच आज़ाद सोच होती है। मोहब्बत के दंगे परिवार एक सोच है कि पूरे देश को एक रखा जाए, मिलजुल के रहा जाए, सबको एक साथ जोड़ के रखा जाए, ताकि समाज में हो रही है कोई बुराई, उसका सॉल्यूशन इस तरीके का निकले कि उसका असर लंबे समय तक हो, कम से कम एक पीढ़ी तो ज़रूर हो। आपको मैं 2-3 केस की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। आपने बलात्कार को लेकर देखा होगा कि कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, कितने खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट हुए। उसके नाम पर कई पार्टियां बन गई, उनके नाम पर कई नेता चमक गए, कई लोगों को सुर्खियां बिटोर ली हैं। लेकिन यकीन मानो, मैं उनकी बुराई भी नहीं कर रहा, वो किसी को नेतागिरी अगर करनी है तो वो कर रहा है, कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन क्या निकला उसका? क्या बलात्कार रुक गया है हमारे देश में? नहीं। होता क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन परमानेंट नहीं खोजकर बस शॉर्ट टर्म के लिए कि हाँ ऐसा करो तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा करो तो ये हमारा नाम हो जाएगा, हमारी पार्टी का नाम बढ़ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता है। आज जंतर मंतर पे जितने लोग भी पहुंचे हुए थे मॉब लिंचिंग को लेकर, ठीक है, मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, ये भी संविधान हमारा देता है। लेकिन एक बात, अपने राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या हम जिंदगी भर, क्या हम अगले आने वाले 100 साल तक यही प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना, ये वही मेंटालिटी को लेकर चलेंगे जो आज़ादी के वक्त पे चला था कि प्रोटेस्ट करो, हंगामा मचाओ, धरना प्रदर्शन करो, मार्च निकालो। मैं ये कहता हूँ कि क्यों ना ऐसे समाज की क्रिएशन हो, ऐसे समाज को बनाया जाए जो देश को जोड़े, जो सोच ऐसी हो कि पूरे देश के लोगों को एक सच्चे सोच के साथ, एक आपसी एकता के साथ, आपसी मोहब्बत के साथ लेके चलने। और फिर जब इस तरीके के लोग एक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बुरी सोच, वो गलत सोच, वो पीछे हो जाएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बलात्कार नहीं रुका, उसी तरीके से इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हत्याएं होती हैं, वो भी नहीं रुकेंगी। मैं निराश होकर नहीं कह रहा, मैं ट्रेंड देख के कह रहा कि जो ट्रेंड है हिंदुस्तान में, जिस तरीके का ट्रेंड चला रहा है, वो ट्रेंड देख के मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं रुकेंगी। तो आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मोहब्बत के दंगे परिवार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब देखो, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, ये 1 और 2 और 3 आदमी की सोच के साथ चली थी और आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लोग कहते भी हैं कि नहीं। और आप ही बताओ, मोहब्बत बांटना कैसे गलत हो सकता है? देश को जोड़ने की बात कहना कैसे गलत हो सकता है? सबको मिलाकर चलाने की बात कैसे गलत हो सकती है? पागलपन, लोग कहते हैं ये पागलपन है कि आप सबको मिलाने की बात कर रहे हो। तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया में अगर उसमें पागलपन नज़र आता है ना, तो वो एक इतिहास रचता ज़रूर है।
और कोई भी आइडिया कोई नहीं जानता था कि कोई इंसान गाड़ी चलाएगा, कोई नहीं जानता था हवाई जहाज पर एक देश से दूसरे देश में पहुंचेगा, कोई नहीं जानता था उपग्रह पृथ्वी के बाहर जाएगा, या कोई ये भी जान पाएगा कि आदमी चांद पर भी उतर सकता है। ये सारी चीज़ें एक परसेप्शन थी, ये सारी चीज़ें कहने वाली बातें थी, ये सारी चीज़ें पढ़ने की होती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें आज सच्चाई में बदल गई। तो जिस दिन अगर आपको अपने सोच पर यकीन हो जाएगा कि हम मोहब्बत के दंगे परिवार जो है पूरे देश को जोड़ सकता है, पूरी दुनिया को जोड़ सकता है, और उस पर लोग एक एक कदम आगे बढ़ाएं, तो सॉल्यूशन भी निकल सकता है पूरी दुनिया का, हर समस्या का सॉल्यूशन निकल सकता है। दूसरी तो मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन अपने हिंदुस्तान के लिए तो ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान देखिए अभी भी उस स्टेज पर है, उस अपने मैच्योरनेस को अभी मतलब अपने मैच्योरिटी पर नहीं पहुँचा है हिंदुस्तान। इसको एक डायरेक्शन देना है। अभी भी हम लोग उस अल्हड़, जैसे कहते हैं ना, अल्हड़ स्टेज पर हैं कि जहाँ पर अगर सही से गाइड कर दिया जाए, सही से लोगों को समझा दिया जाए, सही रास्ता दिखा दिया जाए, हिंदुस्तान के नेता अगर ईमानदारी से काम करने लग जाएं, तो यकीन मानिए आने वाला जो जनरेशन है इससे कहीं बेहतर करके दिखा देगा, इससे कहीं बेहतर भविष्य को बना देगा बच्चों के। आने वाले बच्चों में इतना टैलेंट है, उनके अंदर में इतने आइडियाज़ हैं, उनके अंदर में इतने खूबियाँ भरी हुई हैं, प्रतिभा भरा हुआ है कि अगर उनको सही टैलेंट अगर उभारा जाए, अगर सही रास्ता दिखाया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान में एक ऐसी बीमारी जो है, जो गरीबी, वो तो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको ऐसे लोगों को गाइड करना है और सही लीडरशिप देनी है। आशीष भाई कह रहे हैं कल मोदी जी ने सीए डे के मौके पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को संबोधित कर रहे थे, और उस समय हिंदुस्तान की भांड मीडिया टैग लाइन चला रही थी। देखिए हम लोग अभी भी, मैं कह रहा हूं कि आशीष भाई, कि हम लोग नेताओं को पकड़ना, नेताओं पर बोलना ठीक है, चूंकि वो नेता है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ तो बोलेगा कोई, या उनके पक्ष में बोलेगा ही कोई। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग, समाज जब तक उस तरीके का ना हो, जो समाज ना बन पाए, समाज ही नेता को अपने बीच से निकालता है, समाज ही है जो हमारे बीच से साइंटिस्ट भी बनाता है, समाज ही है जो हमारे बीच से टीचर बनाते हैं। तो हम लोगों को, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना है जो इस सही सोच को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार, एक तरफ गुंडा कोई वोट के लिए खड़ा हुआ है, एक तरफ कोई शरीफ इंसान खड़ा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि यार वो शरीफ इंसान को देने से क्या फ़ायदा, वोट हमारा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो आपका वोट तब होगा जब आप किसी गुंडा को देंगे, जब आप किसी तड़ीपार को वोट देंगे, जब आप किसी हत्यारे को वोट देंगे। वोट तो तब आपका बर्बाद होगा। अगर वो बंदा जो सही ईमानदार खड़ा है, जो सही सच्चाई के साथ रास्ते पे खड़ा है, अगर वो कोशिश कर रहा है, तो वोट आप उसको अगर देते हैं, अगर वो हार भी जाता है, तो आपका वोट बर्बाद नहीं जाता है। वोट तब बर्बाद आपका जाएगा जब आप किसी तड़ीपारी को वोट देंगे, जब आप किसी हत्यारे को वोट देंगे, जब किसी आप जनसंघी को वोट देंगे, जब आप किसी सांप्रदायिक नेता को वोट देंगे। वोट तब बर्बाद जाता है। हमारे समाज को इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि कोशिश हमें ये करनी है कि हमें उसे प्रोत्साहित करना है जो सही है, और लोगों को खुल के सामने आना चाहिए इस चीज़ को लेकर, और एक होकर रहने में ही फ़ायदा है पूरे हिंदुस्तान को। अगर आप देख लो, आज प्रोटेस्ट होने लगा है, आज सारी चीज़ें होने लगी। अगर ये चीज़ शुरू से होती, जो हम लोग 2015 से मोहब्बत के दंगे परिवार कर रही है, इस चीज़ को सड़क पे उतर के हम लोग बीच में खड़े होकर बैनर को लेकर लोगों को यही बताते हैं कि मिल के रहना है, एक दूसरे के खिलाफ हो रहे गलत चीज़ के खिलाफ बोलना है, तो आज वही चीज़ करना पड़ रहा है जब सब लोग मजबूर हो जा रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे समाज को पहले से बनाएं कि इस तरह की मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं, मतलब उनको बढ़ावा ही ना मिले। अगर इस तरह की चीज़ें को बढ़ावा देना हम लोग बंद कर दें शुरू से ही, तो फिर इस तरह का नौबत ही ना आए कि हमको सड़क पे उतर के हंगामा करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, किसानों को नंगे बदन होकर प्रदर्शन करना पड़े, उन्हें पेशाब पीना पड़े। इस तरह का नौबत ही ना आए। तो अभी आप देख लो, बहुत सारी चीज़ें इस पर बहस हो रही हैं, जीएसटी पर, जीएसटी का लेकर पूरी दुनिया में इस चीज़ का बड़ी ही माहौल उड़ रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। वाकई में मजाक की चीज़ भी है। जिस देश में सबसे ज़्यादा तरक्की ज़रूरत है, जिस देश में सबसे ज़्यादा गरीब है, जिस देश में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जा रहा है, चाहे वो जो भी हो।
अरुण जेटली जी कहते हैं कि सामान का दाम बढ़ेगा, बस महंगाई नहीं बढ़ेगी। अरे भैया, तो महंगाई किसको कहते हैं फिर? महंगाई इसी को तो कहते हैं कि अगर मैं आज ट्रेन की टिकट लेता हूँ 100 रुपए में, तो कल को मुझे 120 रुपए देना पड़ेगा, 150 रुपए देने। महंगाई किसको कहते हैं फिर साहब? इसी को तो कहते हैं। तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर बहुत सारा ड्रामा हुआ था, नोटबंदी से आतंकवाद रुक जाएगा, नोटबंदी से कश्मीर का समस्या हल हो जाएगा, नोटबंदी से बहुत सारी समस्याएं, पाकिस्तान टूट जाएगा, जो कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, आज उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। सारी चीजें उल्टी हैं उसी तरीके से, क्योंकि वो नोटबंदी का काम बगैर किसी प्लानिंग, बगैर किसी सही तरीके से एग्जीक्यूशन प्लान के बगैर सारी चीजें अचानक से की गई थी, सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए। और उस वक्त एक वीडियो मेरे पास अभी भाईजान का आया था। वो वीडियो आपका याद होगा, जब रघु राजन को हटाया जा रहा था और उस वक्त उनको बताया, उन्होंने वीडियो बनाया था कि ये हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा उनको हटाना, और वो चीज साबित हुआ। उसी तरीके से मैं ये बता रहा हूँ, जीएसटी प्लानिंग अच्छी नहीं है, रेट्स काफी वेरिएट कर रहे हैं हर मामले में, तो इसमें एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कत होगा। और जो हिंदुस्तान की जनता है, गरीब जनता है, 70-80% की जनता है, जो किसान और मजदूर हैं, उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जीएसटी में वो सारी चीजें, बड़ी इंडस्ट्रीज पीछे रह गई हैं, और वो दाम तो बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रेन का दाम भी बढ़ जाएगा, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ जाएगा, ट्रेन फ्रेट का दाम बढ़ जाएगा, सारी चीजें की दाम बढ़ जाएंगी। उसका डायरेक्ट असर उस अनाज पे पड़ेगा जिस पे जीएसटी नहीं है। चलिए, जीएसटी अनाज पर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उस सारी चीजों पे असर पड़ेंगी जो गरीब को डायरेक्ट हिट करेगा, क्योंकि रेट बहुत हाई रखा गया है। पिछली सरकार जो 14% पे जीएसटी लाना चाह रही थी, तो उस पे पूरी ये अभी की सरकार सड़क पे उतर आई थी। और मुझे याद है, सुषमा स्वराज जी प्याज का माला पहनकर सड़क पे डांस करती थी। मोदी जी कहते थे कि गुजरात में हमारी तो यही राय है कि इसको किसी हाल में नहीं हम होने देंगे लागू, ये बहुत ही घटिया है, ये है वो है, सारी चीजें बोलते थे। और आज उसी को ये गलत को सही और सही को गलत बोल रहे हैं। तो देखो, नेता ऐसे ही होते हैं दोस्तों। मेरा मकसद ये नहीं कहना है कि आज बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। मेरा मकसद ये कहना है कि नेता ऐसे ही होते हैं। आज आपके साथ कुछ और कहेंगे, कल को कुछ और कहेंगे। मंदिर मस्जिद के पर आप देख लीजिए, अयोध्या के मामले पे किस तरीके से लोगों को बरगलाया था, किस तरीके से लोगों के अंदर में नफरत फैला रहे हैं। आज भी वो नफरत कम न पड़ जाए, आज भी वो नफरत मोहब्बत में ना बदल जाए, आज भी हिंदू मुसलमान के बीच में खटास न खत्म हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, जैसे ताजमहल के बात को उठा देना, मुगल सल्तनत के बात को उठा देना, किस जमाने में कौन क्या करते थे उस बात को उठा देना, ये सारी चीजें एक फ्यूल का काम करती हैं, ईंधन का काम करती हैं, ताकि रह कर आपके भावना को भड़काते रहा जाए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहा जाए, और आपको आपके अंदर की नफरत को जिंदा रखे रहा जाए। रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं है, ना मंदिर बना वहां, ना मस्जिद बनी वहां। हुआ क्या फिर? आप बताओ, हुआ क्या फिर? सिर्फ ये हुआ कि मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोल रहा है और हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है। मॉब लिंचिंग का मामला कैसे पनपा? क्या आज से पहले गाय की सेवा करने वाले लोग नहीं थे? क्या आज ये जो 2 टके के नेता, ये जो भांड मीडिया के बनाए हुए नेता, ये सिखाएंगे कि आस्था किस तरह से निभाई जाती है? ये सिखाएंगे उन हिंदू भाइयों को जो कि गौ सेवा कैसे की जाती है? ये सिखाएंगे कि किस तरीके से अपने धर्म का पालन किया जाता है? ये तो खुद धार्मिक नहीं है, शराबी जुआड़ी ये नेता है, हत्यारे नेता है, तो ये किस तरीके से धार्मिक हो गए? ये सिर्फ आपको बहकाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ आपको बहका सकते हैं, आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इनके अंदर सिर्फ एक बात है कि आपके जज्बात को भड़का के रखो, आपके हर वो चीज को जिससे आप एक ना हो जाएं, उस चीज में आग लगाते रहो। यही उनका काम है, दैट्स इट। ये भगवा रंग पहन लेंगे, ये हरा रंग पहन लेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, वो जो आपको देख के ये लगेगा अरे यार ये तो मेरे धर्म को बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहा है, ये मेरे धर्म को प्रभावित कर रहा है। ये लोग सिवाय आपको बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं कर सकते हैं। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ, हो सकता है एक ये भी काम हो जाए कि बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आए जो कुछ कुंठित मानसिकता को, जो नैरो माइंडेड है, जो संकुचित माइंडेड है, उनको खुश करने के लिए ये कुछ कदम भी उठाएं उल्टा सीधा, लेकिन
फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी इतने हिंदू मुसलमान भाई लोग हैं हमारे देश में, हिंदू 80-90% हैं जो संविधान पे यकीन रखते हैं, जो आज भी आपसी एकता को बल मानते हैं, जो आज भी इस हिंदुस्तान के जो आज़ादी की लड़ाई को वो एक सपने की तरह, एक कहानी की तरह नहीं लेते हैं, उसको सच्चाई मानते हैं, उसको उसके आत्मा को, उनके आत्मा के अंदर में अभी भी वो सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, जो आज़ादी के वक्त जिस मानसिकता के साथ सब लोग मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदुस्तान बहुत बड़ी चीज़ है, हिंदुस्तान की आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, हिंदुस्तान में संविधान बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। इनके बहकावे में मत आइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इन नेताओं के बहकावे में मत आइए। मिलकर रहना ही सॉल्यूशन है, मिलकर ही आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। अदरवाइज ये नेता आपके बच्चों का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, उनको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाएंगे, उनको मॉब लिंचिंग पर उनका इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करवाएंगे, लाठी खिलवाएंगे। भविष्य कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, सिवाय और सिर्फ आपको एक गुंडा और मवाली बनाने के चक्कर में, और कुछ नहीं हो सकता है। नरेश भाई, जिहाद के बारे में मैं ये कहूँगा, आप लोगों को तो सिर्फ एक बुराई इस तरीके का, चूंकि जाहिलों के बीच में आप लोग रहते हैं, कभी कभी आप उन मुसलमान लड़कों के बीच में भी रहा कीजिए जो पढ़े लिखे हैं और जो तरीके की बात बताते हैं। चूंकि आपको जिहाद जहाँ से आप जिस शाखा से सीख के आते हैं ना, वो जिहाद वो नहीं है जो आप सीखते हैं वहाँ पर। जिहाद वो चीज़ है ना कि अपने नफ्स पर काबू करना। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है ना, अगर आप मेरे सामने होते, अगर आप कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हरकत करते, मेरे किसी धर्म के नाम पे आप मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे मैं आपको जूता ना मारकर, वहाँ पे आपको झापड़ ना मारकर, मैं आपको अपने आप पर काबू कर मैं अपने नफ्स पर काबू कर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो होता है जिहाद। जिहाद का मतलब ये होता है कि आप अपने नफ्स पर काबू कर रहे हैं, अपने अंदर की बुराई को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गलत चीज़ जो इन्फ्लुएंस मुझे कर रही है कि चलो जो मुझे, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि अरे यार ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इसको मारना है, उसको ये करना है, उसको बोलना है, मैं उस चीज़ के खिलाफ लड़ता हूँ। ये होता है जिहाद। ये आप जाहिलों के बीच में ना रहा करें। आप शाखा में जो गंदी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन बीच में मत रहा कीजिए। आप जैसे ही जाहिलों के ब्रेन वॉश करके हिंदू मुसलमान का मामला क्रिएट किया जाता है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ा कीजिए, जाना कीजिए, सीखा कीजिए, तब जाके आपको बात समझ में आएगी किसी भी चीज़ का क्या मतलब होता है। समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से अभी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मोदी जो कर रहा है नरेश, वो गलत सब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के 30% जनसंख्या ने मोदी को चुना है, तो वो 70% जनसंख्या को भी लेकर साथ में चले। उनकी हर बात को अकाउंटेबल मोदी है, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हिंदुस्तान की जो 100% जनता है, उनके हर वो चीज़ के लिए अकाउंटेबल है मोदी जी, जो उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो लोगों को सड़क भी मिलनी चाहिए। अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए, अस्पताल मिलनी चाहिए। जो आपने देखा था ना, वो गरीब किस तरीके से अपने कंधे पर अपने बीवी को, अपने बच्चे को लेकर कई मील चला था पैदल। उससे आप 28% टैक्स लेंगे और उसके लिए कुछ नहीं है। ये जाहिलों वाली हरकत बात करना आप लोग छोड़ दो। ये आप लोग बहुत बड़े जाहिलियत वाली बात है कि आप अपने अधिकार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि आप मोदी को कुछ मत बोलो और उसको कुछ मत बोलो। आपके परिवार में अगर आपके पास गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। कल को अगर कोई गरीब आपके घर में, आपके मोहल्ले में मरता है, अस्पताल जाने की जरूरत है, सड़क अच्छी नहीं है, तो उस वक्त जरा मुझे मेरे सामने कह के दिखाना मोदी मोदी मोदी। जूता मारेंगे आपके घर के लोग ही कि तुम यहाँ पे नेतागिरी ठहरा हुआ है या फिर तुमको घर में इलाज करवाना है। किस तरीके की आप लोग बेवकूफों वाली बात करते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता। रे, और किसी से सवाल करना, किसी से नेता जो आपके जिम्मेदार हैं, जो आपके टैक्स से पैसा से उनको तनख्वाह मिलती है, जिसकी जिम्मेदारी है आपके घर के करीब सड़क और अस्पताल का इंतजाम करना, पानी का इंतजाम करना, आपके 3 वक्त की रोटी का के लिए जॉब का इंतजाम करना। 1 करोड़ का वादा था, क्यों नहीं पूछने कभी गए कि आपको 1 करोड़ का जॉब मिला कि नहीं मिला? 1 करोड़ नौजवान हर साल वादा था कि नौकरी मिलेगी। 1 लाख भी दिखा दो आप मुझे कि नौकरी मिली हो।
एक और जाहिल इंसान आया जो पूछ रहा है अजय कि जिहाद के बारे में कुछ बोलो। अरे मैंने अभी अजय बताया कि वो देखो रसगुल्लो, मैं जानता हूं कि आप लोग जिस शाखा से, आप जिस लोगों के बीच में रहते हैं, यकीन मानिए उसमें जिहाद का मतलब कुछ और सिखाया जाता है। लेकिन आप सही से जब पढ़ेंगे तो जिहाद का मतलब आपको सही पता चल जाएगा। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं कि जिहाद का मतलब होता है अपने नफ्स से लड़ाई करना, अपने गलत, घृणा और अपने अंदर की बुराई से लड़ाई लड़ना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, किसी बेसहारा को अगर मारा जा रहा है तो उस बेसहारा को साथ देना, अगर किसी ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है जो कई सालों से दबाए जा रहे हैं, उनके साथ खड़े होना, ये सारी चीजें जिहाद में आती हैं। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये सारी चीजें जिहाद में आती हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो पढ़िए इस चीज को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। चलें, ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग देश को जोड़ना अगर चाहते हैं, देश की तरक्की अगर चाहते हैं भाई नरेश, अजय, तो इन सारी चीजों में मत पड़िए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने के लिए की जाती हैं। हिंदुस्तान को अगर आपको तरक्की दिलानी है, देश को तरक्की दिलानी है, अगर आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, ये इस पर काम करना है, तो प्लीज आप लोग वो बेसिक चीज के बारे में बात कीजिए जो आपके लिए जरूरी है, आपकी शिक्षा के लिए जरूरी है, बच्चों को देना। अस्पताल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, खेलने के लिए मैदान की जरूरत है, बच्चों के सेहत के लिए जरूरत है। ये सारी चीजों पर बात कीजिए ना आप। कोई फायदा नहीं है इस सारी चीजों पे बात करने का कि हिंदुइज्म क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। अगर ये सारी चीजें, धर्म अपने घर तक रखिए, तब जाकर आप अपने बच्चों का सोच पाइएगा। आपको बहका के रखा जा रहा है, यकीन मानिए यही तो सवाल है। अगर मैं बात कर रहा हूं सरकार की, जो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आप यहां पर आगे जिहाद की बात लेकर, जिसका मैंने जवाब भी दिया, लेकिन चूंकि आपकी मानसिकता ये है कि मुझे ऐसे इनकाउंटर करना है, ऐसे काउंटर करना है इसकी बात का कि सॉल्यूशन ना निकले और बात भटक जाए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप 50 सवाल अगर इस तरीके का करेंगे तो फिर मेरे तरफ से कोई दूसरे लोग आएंगे और वो कहेंगे इस तरह का 50 सवाल कर रहा है। आप एनडीटीवी का नाम ले रहे हैं, कोई छी न्यूज का नाम लेगा, जिसको तो सबको अपने मन मुताबिक की बात अगर करनी है तो फिर देश की बात कौन कर रहा है? क्यों आप लोग ड्रामा करते हैं हिंदुस्तान माता के नाम पर लेकर, या फिर बॉर्डर पे जो हमारे शहीद हो रहे हैं जवान, उसका लेकर, या 300 लोग जो मर गए थे नोटबंदी के वक्त, उसका आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? ये सब चीज देखिए, अपने मन मुताबिक की चीज के बारे में बात करना ठीक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाली बात है, आपको मुद्दा से भटकाने वाली बात है। इस बात को समझिए। जिस दिन इस चीज को नहीं समझिएगा, आपको बेवकूफ बनाते रहा जाएगा, बेवकूफ बनते रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपके बच्चे जब बड़े होंगे, जब आपसे सवाल करेंगे मेरे बाप कि तुमने मेरे लिए क्या किया था, मेरे पढ़ाई के लिए क्या किया था, तो वो आपका मुंह नीचे लटक जाएगा, कुछ नहीं जवाब दे पाइएगा। चलें, बहुत आप लोगों का टाइम ले लिया मैंने, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत के दंगे परिवार, मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे इस तरह के सवाल करने वालों से नफरत नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है, और मुझे उस मिसगाइड करने वाले लोगों से नफरत है। मोहब्बत के दंगे परिवार इसी का नाम है कि आप एक दूसरे को सही रास्ता दिखाइए, जो सही चीज़ है वो बताइए, और जो सही रास्ता है जो आपको तरक्की की तरफ लेकर जाएगा, धर्म अपने घर तक रखिए, उसको किसी के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए, मिलकर रहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन है इस दुनिया में, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, यकीन मानिए हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मिलकर रहिए, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिए, हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।